ठीक है। अपन जब पढ़ रहे थे सेल डिवीज़न, है ना, सेल डिवीज़न में क्या है कि जो G0 फेस है वो ऑलरेडी क्या हो जाती है, सेल साइकिल स्टार्ट होने के पहले ही एग्जिट हो जाती है ना। और G1 फेस किसको हम बोलते हैं, ग्रोथ 1 फेस, जिसमें सभी प्रकार की सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ये क्या होने लगती है, डुप्लीकेट्स होने लगती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, स्टार्ट होने लगती है। और ऑर्गेनेल्स क्या होने लगते हैं, डुप्लीकेशन करने लगते हैं, है ना। ऑर्गेनेल्स क्या करने लगते हैं, डुप्लीकेशन करने लगते हैं। डुप्लीकेशन जब ऑर्गेनेल्स करेंगे तो सेल में प्रेजेंट जो साइटोसॉल है, विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स है, ये भी क्या करने लगेंगे, रेप्लिकेशन करने लगेंगे, है ना। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, G1 फेज का टाइम पीरियड होता है जो होता है 8 से लेके 10 आवर्स का होता है, 8 से लेके 10 घंटे का होता है ना, जो कि सबसे बड़ा टाइम होता है, ठीक है। तो 8 से लेके 10 आवर्स का, है ना। और ये जो होता है एस फेस, G1 फेस के बाद फिर एस फेस को हम सिंथेसिस फेस भी कहते हैं, है ना। सिंथेसिस फेस कहते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस होती है, यानी डीएनए और आरएनए क्या होने लगते हैं, अपने आप में रेप्लिकेटेड होने लगते हैं, सिंथेसिस करने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। और रेप्लिकेट करके अपने ही जैसे टूटकर अपने ही जैसे नए डीएनए का फॉर्मेशन करने लगते हैं। इसका जो टाइम पीरियड्स होता है वो 8 आवर्स का होता है ना। इसका जो टाइम पीरियड है S1 फेस का टाइम पीरियड कितने का, 8 आवर्स का होता है। उस टाइप से क्या है G2 फेस, है ना। G2 फेस में क्या होता है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, G1 फेस में सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, ऑर्गेनेल्स भी रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो गए, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेशन के लिए रेडी हो गए तो सिंथेसिस होगी तो डीएनए आरएनए भी डुप्लीकेट होने लगेंगे, वो भी रेप्लिकेट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद G2 फेस में क्या होगा, सभी सेल्स क्या करने लगेगी, ग्रोथ करने लगेगी, है ना। सेल क्या करने लगेगी, ग्रोथ करने लगेगी। और जितने भी टाइप के जो है एंजाइम्स वगैरह, है ना, जितने भी टाइप्स के एंजाइम्स वगैरह है ना, एंजाइम्स के साथ साथ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, उनकी क्या करने लगेगी, सिंथेसिस करने लगेगी, है ना। और अभी हमने देखे थे कि जो सेल के कंपाउंड है, साइटोसॉल वगैरह, है ना, सेंट्रोमियर्स वगैरह, ये सब क्या होने लगेंगे, साइटोसॉल, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होने लगेगी, रेप्लिकेटेड होने लगेगी। क्यों, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेटेड हुआ, डीएनए रेप्लिकेटेड होकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, क्रोमोसोम का। और यहाँ पे सेल ग्रोथ करके क्या हो रही है, सेल ग्रोथ कर रही है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही है, ठीक है। एंजाइम और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, यानी एंजाइम और प्रोटीन भी क्या करने लगेंगे, अपने आप में टूटने लगेंगे। और क्या होगा, एक कंप्लीट सेल क्या करेगी, एक नए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगी। उस क्रोमोसोम के हम एंड को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, है ना। एक क्रोमोसोम बना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें जो दो क्रोमोसोम आपस में आके जुड़ते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ रहता है ना। इसमें कौन सी आर्म होती है ना, आर्म होती है, तो ये 2 टाइप्स के बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर क्या करने लगेगा, रेप्लिकेशन करने लगेगा, मतलब क्रोमोसोम भी टूटकर एक नए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। और वो नया क्रोमोसोम कहाँ आएगा, जो ग्रोथ करने वाली सेल है उसमें एंटर करने लगेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होगा कि सेल डिवीजन में G1 फेस, S फेस और G2 फेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर सेल क्या कर रही है, एकदम रेडी हो गई, ग्रोथ हो गई, सेल की ग्रोथ हो गई और डिवीज़न के लिए तैयार हो गई। डिवीज़न के लिए तैयार हो गई तो ये कहाँ जाती है, M फेस में, है ना। इस फेस को हम क्या बोलते हैं, M फेस बोलते हैं। ये जो फेस है, इस फेस को हम क्या बोलते हैं, M फेस बोलते हैं, है ना। इसको हम, ये वाली जो फेस है इसको हम M फेस बोलते हैं, ठीक है। M फेस में क्या होता है, M फेस मतलब कि माइटोटिक डिवीज़न या तो फिर म्यूसिस डिवीज़न। इतनी सारी अवस्था के बीच में सेल ने क्या किया, रेस्ट किया। ये सारी फेसेस क्या थी, इंटरफेस थी। लेकिन इंटरफेस के बाद जब प्रोफेस स्टार्ट होगा, है ना, प्रोफेस होगा, प्रोफेस के बाद मेटाफेस होगा, मेटाफेस के बाद एनाफेस होगा, एनाफेस के बाद टीलोफेस होगा। टीलोफेस के साथ साथ एक सेल क्या करेगी, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टाइप से क्या होगा, सेल डिवीज़न के लिए तैयार होने के साथ साथ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देखे कि सेल डिवीज़न में जो G1 फेस है 8 से 10 घंटे का है, S फेस जो है 8 घंटे का है, और G2 फेस में जो है टाइमिंग पीरियड जो है 4 to 6 आवर्स का होता है ना। तो ये सारी फेसेस को हमने क्या बोला, इंटरफेस बोला, है ना। और जो यहाँ से प्रोफेस से लेकर टीलोफेस तक की कंडीशन क्या थी, M फेस। M फेस मतलब कि या तो माइटोसिस डिवीज़न भी हो सकता है या तो फिर म्यूसिस डिवीज़न भी हो सकता है। माइटोसिस डिवीज़न होगा तो एक सेल से कितनी सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल का। अभी पढ़े थे अपन ने, एक सेल से
2 सेल का फॉर्मेशन होगा। कब? माइटोसिस डिवीजन में। लेकिन मियोसिस होगा तो मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पर होगी? इस एम फेज में होगी, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल डिवीज़न पढ़ा, है ना। अब इस सेल डिवीज़न में देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, है ना, तो वो क्या होते हैं? 23 पेयर होते हैं। सोमेटिक सेल के बारे में हम अभी एम सेल मतलब माइटोटिक ले लेते हैं, है ना, तो उसमें हम माइटोटिक फेस मतलब या फिर सोमेटिक सेल डिवीज़न, तो हम सोमेटिक सेल डिवीज़न पढ़ लेते हैं। तो सोमेटिक सेल डिवीज़न में हमने देखा कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कितने पेयर्स के हैं? 23 पेयर के, है ना। जोड़े में देखेंगे तो क्रोमोसोम की कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े, है ना। लेकिन हम जोड़ों को तोड़ेंगे तो जैसे n मतलब कि 23, n मतलब क्रोमोसोम की संख्या, है ना, n मतलब क्रोमोसोम की संख्या, n इज इक्वल टू 23 पेयर, लेकिन 2n इज इक्वल टू 46 पेयर, है ना। 2n इज इक्वल टू 46। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हैप्लॉइड कंडीशन, है ना, हैप्लॉइड कंडीशन। और ये वाली मतलब कि 23 पेयर जो है वो कौन सी कहलाएंगे? 23 पेयर ये कहलाएगी डिप्लॉइड कंडीशन, है ना। हैप्लॉइड मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम और ड्यूप्लॉइड मतलब कि जुड़े हुए, जोड़े के रूप में प्रेजेंट क्रोमोसोम, है ना। तो हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर? n इज इक्वल टू 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और 2n इज इक्वल टू 46 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना। जिसमें कि 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना। तो 22 ऑटोसोम्स मतलब कि सारी बॉडी में जितने जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो हम ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाते हैं। लेकिन जो 1 पेयर है, 1 पेयर जो है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन करके सेक्स आइडेंटिफाई करता है कि यह मेल है कि फीमेल है ना। तो 1 पेयर क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम होगा, जो कि XX मतलब कि फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं और XY मतलब कि मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सभी को पता होगा कि फीमेल को XX से रिप्रेजेंट करते हैं और मेल को XY से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस टाइप से क्या होगा कि जो हमने देखा कि इंटरफेस है, सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो ये कहाँ पर होता है? इंटरफेस में होता है ना। इंटरफेस क्या होती है? जो कि डिवाइड नहीं होती है। इंटरफेस क्या होती है? डिवाइड नहीं होती है। इसमें इंटरफेस में G0 फेस ऑलरेडी एग्जिट हो जाती है। G1 फेस में क्या होता है कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, जिसका टाइमिंग पीरियड 8 to 10 आवर्स का होता है। और सिंथेसिस फेस का टाइमिंग पीरियड 8 आवर्स का होता है, जिसमें DNA और RNA का रेप्लिकेशन होता है। उसी टाइप से G2 फेज जिसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, इसमें सेल रेप्लिकेशन के लिए या डुप्लीकेशन के लिए या डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। इसका टाइमिंग पीरियड 4 to 6 आवर। लेकिन जैसे ही एम फेज में आती है वैसे ही सेल क्या होती है? धीरे धीरे डिवीजन करने लगती है और एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन करने लगती है ना। तो इस टाइप से क्या बोलते हैं कि इंटरफेस में क्या होता है? व्हेन अ सेल इज आर नॉट डिवाइडिंग, है ना। इसमें क्या होता है? जब सेल नॉट डिवाइड करती है, डिवाइडिंग नहीं करती है ना, तो क्या होता है? इसको हम इंटरफेस कहते हैं ना। व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग, है ना, एंड माइटोटिक फेस इज अ सेल डिवाइडिंग, है ना। ठीक है, मतलब कि क्या होगा? इंटरफेस के समय में क्या होगा? व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग एंड द माइटोटिक फेस व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग, है ना। मतलब कि क्या होगा? इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं होगी, रेस्ट कंडीशन में रहेगी और डिवीजन के लिए तैयार होने लगेगी। उसी के साथ साथ क्या होगा? एम फेस में सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाएगी और अपने आप में मियोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन को डेवलप करेगी। ठीक है, तो हम एम फेस मतलब कि माइटोसिस डिवीजन पढ़ेंगे, है ना। एम फेस मतलब कि माइटोसिस डिवीजन पढ़ेंगे। एम फेस मतलब कि माइटोसिस डिवीजन, है ना। माइटोसिस डिवीजन में हम ये देखते हैं कि जब ये जो प्रोसेस होती है यह कितने भागों में टूटती है? पहले तो इंटरफेस, है ना, इंटरफेस के बाद प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, और टीलोफेस। ठीक है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, है ना। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोफेस है, इंटरफेस में तो अभी तक के देखा कि हमने कि सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है ना, सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है ना।
अब जब देखेंगे मतलब कि ये इंटरफेस की कंडीशन है कि सारे क्रोमोसोम्स क्या है यहाँ कंडेंस कंडीशन में है, गुथे हुए कंडीशन में एक दूसरे से, है ना। अब ये इस फेस को हमने क्या बोल दिया, रेस्ट फेस या फिर इंटरफेस बोल दिए, ठीक है, इंटरफेस बोल दिए। लेकिन इसके बाद हमने क्या देखा कि प्रोफेस, है ना, प्रोफेस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होगा, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, दो टाइप के क्रोमोसोम आकर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोफेस, ठीक है ना। फिर उसके बाद हो गया मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होगा कि जो यह क्रोमोसोम का एक पार्ट आकर एक अलग कंडीशन में आ जाएगा और एक अलग कंडीशन में, दोनों इस टाइप से एक दूसरे से गुथे हुए रहेंगे, ये इससे हम एक दूसरे से गुथे हुए रहेंगे, मतलब कि इक्वेटरी प्लेट पर अटैच रहेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटाफेस। मेटाफेस के बाद है फिर एनाफेस, मतलब एक क्रोमोसोम इधर होने लगेगा, यहाँ का एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ, इधर का क्रोमोसोम इधर, और ये सारे क्रोमोसोम क्या होने लगेंगे, अपने अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेंगे। और इस फेज में क्या होगा, कंप्लीटली क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है, कंप्लीटली क्रोमोसोम क्या होने लगेंगे, फॉर्मेशन होने लगेंगे, इसको हम बोलते हैं टीलोफेस, है ना, टीलोफेस। टीलोफेस के बाद क्या होता है कि टीलोफेस में सेल डिवीज़न के लिए तैयार हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है और अपने ही जैसे दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है। टीलोफेस का ही एग्जाम्पल है ये भी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जिस टाइप से क्या होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, सेल जब डिवाइड होगी तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ क्रोमोसोम्स भी, है ना, मतलब कि एक किसका निर्माण कर रहे हैं, फोरो का निर्माण कर रहे हैं, फोरो, है ना, मतलब दो सेल आपस में क्या कर रही है, फोरो के द्वारा जुड़ रही है और इसमें डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है ना। इसमें एक इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, दोनों जगह पे न्यूक्लियस आया, है ना, दोनों जगह पर क्या आया, न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियोलस आया, है ना, दोनों जगह पे किसकी फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन हुई, है ना। और यहाँ पे किसका, न्यूक्लियर एनवलप, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा कि हम इंटरफेस में अपन माइटोसिस डिवीजन को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस डिवीजन के बारे में हम पढ़ रहे थे। माइटोसिस डिवीजन इंटरफेस में अभी हमने देखा कि जो सेल है पूरी तरीके से डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है ना, इसमें रेस्ट अवस्था में रहती है। रेस्ट अवस्था में मतलब कि बहुत सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या है, कंडेंस कंडीशन में है, कंडेंस कंडीशन में मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, सघन अवस्था में है। अब यहाँ का क्या होगा, एक क्रोमोसोम निकलेगा, यहाँ का एक धागा निकलेगा, फिर यहाँ का एक और धागा निकलेगा, ऐसे क्या होगा, दो धागे निकले, ये दोनों धागे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड निकले। सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होगा, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़कर एक कंप्लीट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कंप्लीट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या देखें कि अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस में सेल डिवीजन के लिए तैयार हो गई, और सेल डिवीजन के लिए जब तैयार हो गई तो प्रोफेस में क्या देखें कि दो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़कर, है ना, टू सिस्टर क्रोमेटिड क्या कर रही है, एक कंप्लीट सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रही है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रही है ना। और इसमें क्या देख रहे हैं कि मेटाफेस कंडीशन में डिफरेंट टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं दो सिस्टर क्रोमेटिड के द्वारा जुड़कर एक इक्वेटरी प्लेट पर आकर जुड़ रहे हैं। इक्वेटरी प्लेट का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमोसोम के सेंट्रल एक्सिस पर, है ना, एक क्रोमोसोम का सेंट्रल एक्सिस और दूसरे क्रोमोसोम का सेंट्रल एक्सिस, इससे हम सीधी लाइन खींच सकते हैं, है ना। और इनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर है ये, है ना। और इसको बोलते हैं, इन डॉट्स को सेंट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो क्या होगा कि मेटाफेस में क्या है, जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटरी प्लेट पर, इक्वेटरी
इक्वेटरी प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इंटरफेस में जो क्रोमोसोम है रेस्ट कंडीशन में है, प्रोफेस में क्या है कि एक दूसरे से मतलब सिस्टर क्रोमेटिड मिल जाते हैं, है ना, और एक नया क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने लगते हैं। कहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड मिले हमें, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इंटरफेस में फैले हुए हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे गुथी गुथी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो यहाँ से एक सिरा लेंगे, फिर दूसरा सिरा लेंगे, मतलब 2 थ्रेड यहाँ से लेंगे और एक कंप्लीट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। कंप्लीट क्रोमोसोम का जब फॉर्मेशन प्रोफेस में होता है तो यही क्रोमोसोम क्या होते हैं जो बिखरे हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म में, ये कंप्लीटली क्रोमोसोम क्या करते हैं अपने अपने आकर सेंट्रल एक्सिस पर आकर जुड़ जाते हैं, है ना। मतलब इनके दोनों क्रोमोसोम इक्वेटरी प्लेट पर जब आते हैं तो इनके दोनों क्रोमोसोम से हम एक दोनों सेंट्रल एक्सिस से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, है ना। इस कंडीशन को हम मेटाफेज कंडीशन कहते हैं, है ना, ठीक है। और ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर के द्वारा एक दूसरे के पोल पर जुड़े हुए रहते हैं, है ना, एक दूसरे के पोल पर जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा कि अब जो 2 क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, तो 2 क्रोमोसोम क्या करेंगे अपने अपने पोल की तरफ, यहाँ ऐसा क्रोमोसोम थे तो ये 2 क्रोमोसोम हो गए, ये 2 क्रोमोसोम कहाँ आ रहे हैं अपने अपने पोल की तरफ आ रहे हैं, है ना। ये क्या हुआ, एक क्रोमोसोम का एक पार्ट अपने पोल की तरफ जा रहा है और एक पार्ट क्या हो रहा है अपने पोल की तरफ आ जा रहा है ना। तो इस टाइप से दोनों क्रोमोसोम टूट रहे हैं, है ना, ये क्रोमोसोम टूट रहे हैं और ये क्रोमोसोम कहाँ जा रहा है अपने पोल पर, ये क्रोमोसोम कहाँ जा रहा है अपने पोल की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होगा कि दोनों क्रोमोसोम अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं, है ना, मतलब अपने अपने पोल की तरफ जाने लगते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं एनाफेज, एनाफेज में मतलब सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड पोल की तरफ जाने लगते हैं, पोल की तरफ, है ना, ठीक है। और उस टाइप से फिर क्या होगा एनाफेज, एनाफेज कंडीशन में क्या होगा कि जो 2 कंप्लीट क्रोमोसोम है, ये कंप्लीट क्रोमोसोम, ये सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ आ गया, है ना, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमेटिड आ गया और यहाँ आ गया, दोनों आकर क्या हो रहे हैं एक दूसरे से जुड़कर एक नए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और किसके द्वारा जुड़ रहे हैं अपने आप में, किसके द्वारा रखे हुए हैं बंधे हुए हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होगा टेलोफेज कंडीशन में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा और यही क्रोमोसोम क्या होंगे अपने ही जैसे 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। इन 2 सेल्स में क्या होगा क्रोमोसोम नंबर भी सेम होंगे, साथ में न्यूक्लियोलस भी डिवीजन करेगा, है ना, केंद्रिका भी डिवीजन करेगी, केंद्रिका जब डिवीजन करेगी तो इसके साथ साथ केंद्रक द्रव्य भी होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, सेल डिवाइड हो रही तो सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स भी डिवाइड करेंगे, है ना। ये सब चीज़ हमने कहाँ पर देखा था इंटरफेस में, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा कि सेल डिवीजन करने लगेगी और ये फॉरो के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेगी, है ना। तो इस टाइप से क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवलप में या फिर साइटोप्लाज्मिक एनवलप में 2 सेल्स का एक साथ 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इस सेल को हम बोलेंगे एक सेल से 2 सेल के फॉर्मेशन की कंडीशन को, है ना, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइटोसिस डिवीज़न, ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न, है ना। तो यहाँ पर क्या है सेल डिवीज़न भी कंप्लीट हो रहा है और माइटोसिस डिवीज़न भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग ठीक से पढ़िए बच्चों, है ना। जो नहीं समझ आता है तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।